मेरे सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। मैं राष्ट्रवाद आजकल एक चैप्टर लेकर के चला हूँ। राष्ट्रवाद पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसमें हम लोग अभी तक पहुँचे हैं भारत में महात्मा गांधी का पदार्पण हुआ है और पदार्पण करने के बाद उनका पहला जो है वो सत्याग्रह करने जाते हैं चंपारण में और वहाँ से सफलता उनको मिलती है। वहाँ पे कह सकते हैं कि किसानों का एक जो समिति बनती है, एक किसान का जो कि वहाँ के निलहे लोग जो उन पर दबाव डालते थे, वहाँ पे उनकी कहानी ख़त्म हो गई। मतलब कि अंग्रेज़ लोग वहाँ पे मान गए हैं और वहाँ पे पहली विजय मिलती है महात्मा गांधी को और किसान जो है उनके साथ हो जाते हैं। ये बात है 1917 की। मैं इसको थोड़ा सा और भी उसमें इंटरेस्ट लाने के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि मैं इसको फिल्म की तरह आपको दिखाने वाला हूँ जिसमें आप लोग इमेजिन करेंगे, तो उसमें एक मैंने छोटी सी स्टोरी डाली हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो स्टोरी आपके सामने आज बता ही दूँ कि उस समय किसानों की माली स्थिति क्या थी। प्रेमचंद का मैंने जिक्र किया था एक दिन कि प्रेमचंद कौन है। प्रेमचंद को कहा जाता है कि वो कलम के सिपाही, उनको कहा जाता है कि वो कलम के सिपाही थे। उनके जैसा हिंदी भाषा में लिखने वाला व्यक्ति मतलब कह सकते हैं कि वो कम ही है, यही कहा जा सकता है कि कम ही है। 1921 में उनकी एक कहानी छपती है, उसका नाम है पूस की रात। पूस की रात में उस समय के किसानों की स्थिति क्या है, उस समय वो अपने खेती से क्या क्या कर पा रहे हैं, उनकी खेती से कितना उनका पेट भर रहा है या खेती से उनका क्या विकास हो रहा है, उसके बारे में उन्होंने एक बात बताई है। एक कि आप कह सकते हैं कि उस समय के सभी किसानों की वही स्थिति थी, लेकिन एक ही व्यक्ति पर उन्होंने पूरी उस समय की परिघटना को दर्शा दिया है। ये कहानी जब हम लोग सुनेंगे तो हम लोगों को उस समय की जो क्या स्थितियाँ बन रही थी वो पता चलेगा। पूस की रात आप लोगों में से बहुत से लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन उसमें से कुछ बातें को मैं निकाल करके ला रहा हूँ जिससे कि आप लोग किसानों के बारे में उस एक व्यक्ति से पता कर लेंगे कि उस समय किसानों की स्थिति क्या थी। अब होता ये है कि उसमें पूस की रात में कुल 4 कैरेक्टर हैं। एक है हल्कू जो मेन लीड रोल में है। हल्कू एक कृषक है जो कि मालगुजारी पर खेत लेता है और खेती करता है और उस मालगुजारी का पैसा देता है उसमें से। और दूसरी बात कि उससे अपने घर का खर्चा चलता है, लेकिन स्थिति ये बन जाती है, खेती की उस समय ये माली स्थिति थी कि खेती से कोई भी व्यक्ति अपना 1 साल के लिए अनाज उपजा नहीं सकता था। तो इस तरह के कृषकों को अंतिम में मजदूरी करनी पड़ती है और मजदूरी करके ही पेट पालना पड़ता है। उसमें एक कैरेक्टर हल्कू हो गया। दूसरा कैरेक्टर है उसकी पत्नी मुन्नी, जो कि किस तरह से गृहस्थी को चलानी है, गृहस्थी में क्या क्या समस्याएं हैं उसको वो दर्शाना चाहते हैं। उसका छोटा सा एक रोल है, लेकिन उसमें ही पता चल जाता है कि किस तरह की स्थिति बन जाती है उसकी, और वो अपने पति को खेती करने के लिए मना करती है कि मत करो इस तरह की खेती जिससे हम लोगों को कुछ होता ही नहीं है। तीसरा कैरेक्टर है उसका जबरा कुत्ता, और चौथा एक कैरेक्टर है सहना। सहना का मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो अपने खेत को मालगुजारी पर इनको देता है, इस तरह के कृषकों को। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। उसमें सहना दरवाजे पर सुबह सुबह आया हुआ है। सुबह सुबह सहना आया हुआ है दरवाजे पर और हल्कू से अपने पैसे मांगने आया है, जो उसने मालगुजारी वाले पैसे मांगने आया है। हल्कू आता है अपनी पत्नी से कहता है कि वो जो मैंने 3 रुपये जो रखे थे वो दे दो मुझे। सहना दरवाजे पर आया हुआ है मांगने के लिए पैसा। छोड़ो क्या करेंगे, कुछ गला तो छूटे। मुन्नी जो है वो अपना सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी, घर में झाड़ू लगाते हुए कही कि कैसे दे दूँ वो पैसे, मैं 3 ही तो रुपये हैं, अगर वो भी दे दोगे तो बताओ कि इस पूस की रात में हार में तुम्हारी कैसे रात कटेगी। हार का मतलब यहाँ पे ये है कि लोग अपने खेतों की रखवाली करने के लिए अपने घरों से बहुत दूर जा कर के वहाँ पे रात बिताते थे, ताकि कोई जानवर या कोई भी चोर और कुछ आकर के उनका फसल बर्बाद ना करे। इसके लिए वो जा कर के वहाँ पे रात को तो सोना पड़ता था, अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ती थी। पत्नी कह रही है कि भाई कैसे दे दोगे तुम,
हार में रात कैसे कटेगी, माघ पुष की रात है, दिन है, मतलब इस तरह से तुम कैसे करोगे, किस तरह से तो रखे हो। तो कहा कि अब क्या कर सकते हैं। वो एक अनिश्चित दशा में खड़ा हो गया। बात तो सही है कि रात मान लो कि दिन तो हम लोग कैसे भी काट लेते हैं, रात लेकिन वहाँ पे काटना बड़ा मुश्किल है। अगर ये भी पैसे हम दे देंगे तो क्या होगा। फिर वो क्या किया कि वो पत्नी को थोड़ा सा खुश करते हुए बोला कि चलो ना दे दो, देखते हैं कोई दूसरा उपाय करते हैं। पत्नी थोड़ा सा दूर हो गई और आंखें तरेर कर बोली कि कौन सा उपाय करोगे। देखिए ज़रा जानूँ कि तुम्हारे पास कौन सा उपाय है। खैरात में बट रहा है क्या कहीं कंबल जो जा कर के ला दोगे वहाँ से। मैं तो कहती हूँ कि इस तरह की तुम खेती ही छोड़ दो, दिन भर काम करो, मजदूरी करो और जो भी पैसे मिलते हैं वो जा कर के और उनको दे दो खेत वालों को। इस तरह की खेती से क्या फ़ायदा, जो हम लोग को कम से कम साल भर का अनाज भी नहीं दे पा रहा है। लास्ट में हम लोग को यही स्थिति हो रही है कि हम लोग जो है वो मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं। इस तरह की खेती करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम ये सब खेती छोड़ दो, मैं पैसे देने वाली नहीं हूँ। हल्कू उसके पास गया और कहा कि अगर नहीं दोगी तो क्या, हम लोग गालियाँ सुने। पत्नी एकदम गर्म हो गई, कहे कि गालियाँ क्यों देगा, राज है क्या उसका। फिर उसकी भौहें जो है थोड़ी सी ढीली पड़ गई और भौहें ढीली पड़ गई और वो क्या किया, गई और चुपचाप पैसे ला करके दे दी और कही कि ऐसा है कि अब खेती करने से कोई फ़ायदा नहीं, आखिर खेती करो, मेहनत करो, इतना उपजाओ, उपजाने के बाद सारा पैसा दे दो, उसमें भी अगर नहीं देने पर इस तरह से गालियाँ और धौंस सुनने को मिलेगा तो फिर क्यों हम लोग ऐसा करेंगे। मजदूरी करेंगे, मजदूरी करके पेट पाल लेंगे, कम से कम इन लोगों का धौंस तो नहीं सुनना पड़ेगा। उसने हल्कू को पैसे दे दिए अपने उठा करके, और हल्कू जो है वो पैसे जब लेकर के चलता है तो लगता है मानो कि वो अपना हृदय ही निकाल के ले जा रहा हो, स्थिति तो उसकी वो बन गई है। हल्कू किसी तरह से पेट काट करके मजदूरी करके इस बार 3 रुपये इकट्ठा किए थे। उस ज़माने में कंबल 3 रुपये में आ जाते थे, तो वो कंबल खरीदने के लिए 3 रुपये इकट्ठा किए थे कि इस बार के जाड़े में जो है हम लोग एक कंबल खरीद लेते हैं। लेकिन वो भी 3 रुपये उसके जा रहे थे। वो अपने दिन होने पर, अपने दुखी होने पर, अपने गरीबी पर थोड़ा सा उसको रोना आ रहा था। सोचा कि क्या स्थिति बन गई है कि इतना मेहनत करने के बाद भी हम उतना पैसा भी नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं कि ये ठंड को बचाने के लिए कंबल तक खरीद सके। ये है कहानी का पहला पड़ाव। इस कहानी में हम लोग को ये लगता है कि एक उस समय का जो कृषक है, उस समय कृषक का मतलब ये होता है कि जो मालगुजारी पर खेत लेकर के खेती करते हैं, ये मैंने बताया है। सहना जो है वो आता है, अपने पैसे तो लेकर चल जाता है, उसका इतना ही रोल है इसमें, उसको ये ऐसा कुछ और ज़्यादा नहीं दिखाया गया है। यहाँ तो हल्कू से है, और हल्कू जो रात को जा कर के पूष की रात में जो जाके अपने खेतों में काटता है, उस पर ये पूरी कहानी चल रही है। तो कहानी का ये पहला भाग ख़त्म हुआ। दूसरा भाग जो है वो अब स्टार्ट होता है। दूसरे भाग में क्या होता है कि रात हो चुकी है, वो अपनी खेतों की रखवाली करने के लिए पहुंच चुका है अपने खेत के पास। वहाँ अपने खेत के पास वो क्या किया है कि कुछ एक बांस का एक बना लिया है, उस पर सोने के लिए व्यवस्था कर लिया है चारों तरफ से, और उसको ऊपर से जो है वो गन्ने के पत्तों से पूरी तरह से पूरा उसको बंद कर दिया हुआ है। इसको हम लोग की तरफ कहते हैं कि उसको छा दिया है, प्रेमचंद के अनुसार वो ऊपर से छा दिया है, और बांस का एक चचरी इसको कहते हैं, उसको बनाया हुआ है। वहीं पे गाढ़ी चादर है। गाढ़ी चादर का मतलब कि वो इतनी पुरानी चादर है कि जो कि अब गर्मी नहीं बना पाती है, और एक चादर से आप पूरे एकदम खुले जगह पर किस तरह से रात बिताएंगे आप ये सोच सकते हैं। कंबल ओढ़े हुए हैं और अपना दोनों पैर अपनी इस यहाँ पे दबा करके इस तरह से एकदम सोया हुआ है। स्थिति ये बनी हुई है, ठंड लग रही है, और नीचे उसका कुत्ता सोया हुआ है। देखिए उसका कुत्ता, उस कुत्ते का नाम है जबरा। जबरा नीचे सो कर के कूं 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 कर रहा है। हल्कू कहता है कि क्यों जबरू,
यहाँ पे क्या करने आ गए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है, बड़ी दिक्कत मत कहिए, बड़ी बात ये है कि ना तो जबरा को नींद आ रही है क्योंकि ठंड उसे भी लग रही है, और हल्कू को कहाँ से आएगी, उस पतली चादर में क्या नींद आने वाली है। आप ही सोचिए कि क्या स्थिति होगी वहाँ पे। आप इमेजिन करिए कि वहाँ स्थिति क्या है कि नीचे जबरा सोया हुआ है, कूँ 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 कर रहा है, ऊपर वो सोया हुआ कह रहा है कि क्यों जबरा, नींद नहीं आ रही है क्या, यहाँ पे लेने आए हो, तुमको क्या लगा कि यहाँ पे मैं हलवा पूरी खाने आया हूँ। आराम से वहाँ पे पुआल के भीतर सोते घर पे, तो यहाँ पे पता नहीं तुम क्या करने आ गए। जबरा मालिक का भक्त है। वैसे भी जो कुत्ते होते हैं वो अपने मालिक के भक्त ही होते हैं, चाहे मालिक किसी भी परिस्थिति में हो वो उसका भरपूर साथ देते हैं। उसको लगा कि मेरे लगता है कि कूँ 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 करने से हमारे मालिक डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो थोड़ा सा चुप हो गया। स्थिति ये बनी हुई है कि हल्कू को तो नींद नहीं आ रही है। फिर कुछ देर के बाद वो उठा, उठने के बाद कहा कि चलो, आता है और चिलम अपना निकालता है। चिलम निकालने के बाद उसको जलाता है। वो उसकी 8वीं चिलम है, उतने देर में वो 8वीं चिलम पी चुका है। चिलम का मतलब आप समझते ही हैं, गांजा भर के उसमें पी रहा है। आग उसमें से थोड़ा सा निकालता है, अपना पीना शुरू करता है। पीने के बाद कहता है क्या कहूँ जबरू, इससे ठंड तो नहीं जाती है लेकिन थोड़ा सा मन बहल जाता है, पिएगा। जबरा जो है उसके पैरों पर इस तरह से अपने हाथ आगे वाला पंजा रखता है, और रखने के बाद जो है वो ऊपर देखता है, उसकी गर्म सांसें आ रही हैं पूरा। बाकी तो ठंड क्या लग ही रही है। धीरे धीरे वो फिर पी करके, और इस बार सोचता है कि इस बार बढ़िया से सो ही जाएंगे। फिर जाता है वहाँ पे और पूरी तरह से अपने आप को दबा करके इस तरह से खुद करके और फिर सो रहा है। लेकिन वो ठंड जहाँ पे तारे भी लगता है कि ठिठुर रहे हों, वहाँ पे स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। जब ठंड लगती है, थोड़ी भी अगर ठंड लगती है, अगर हम ठंड में रात में सोते हैं अपने घर में भी, अगर ठंड थोड़ी सी भी हो तो वो नींद उस समय साफ गायब हो जाती है, हम लोग सो नहीं पाते हैं। कहीं एक पैर भी थोड़ा सा अगर बाहर रहे तो लगता है कि बाप रे क्या हो रहा है। तो उस समय सोचिए कि वो क्या है, वहाँ तो पूरा शरीर ही पिघल रहा है, लगता है कि नसों में मतलब खून की जगह एकदम पूरी तरह से बर्फ़ चल रहा है, वो स्थिति बन जाती है। वहाँ से वो क्या करता है कि देखता है, अपने चादर में से बाहर निकल कर देखता है। उस समय की स्थिति अब ये बताती थी कि वहाँ पे घड़ी थोड़ी नहीं है किसी को जानने के लिए कि समय क्या चल रहा है। वो तो तारों के चाल को देख करके लोग समझते थे कि क्या स्थिति है। तारों में वो सप्तर्षि से ही सभी पता करते थे लगभग उस समय, या ध्रुव तारे से पता चल जाता था लोगों को कि ये तारा जो है यहाँ अगर रात में है तो मध्य रात्रि में लगभग जब हो तो यहाँ पे पहुँचता है, और सुबह में जब यहाँ पहुँचता, माने यहाँ पहुँचता है तो सुबह होती है। तो सप्तर्षि को देखता है तो कहता है कि ये तो बहुत ऊपर, अभी तो आधा भी नहीं चढ़ा हुआ, मतलब कि अभी बहुत पहर रात बाकी है, अभी इसको काटना है। नींद तो नहीं आ रही है, वो करे तो क्या करे, उसी तरह से अपना लेटा हुआ है और यही सोच रहा है कि बताओ हम लोग मेहनत करें और मज़ा कोई और लूटे, यही ज़िंदगी से ही चल रही है। कहाँ कोई ऐसा है जो कि मतलब ठंड के लिए उसके पास सारे व्यवस्था है, गर्मी आए तो वो ठंड की तरफ भागे, ठंड है तो गर्मी की तरफ भागे, उनके पास इतनी व्यवस्था है, वो इतना ज़िंदगी बढ़िया से जीते हैं। और एक हम हैं कि दिन रात काम करते हैं और एक मामूली कंबल तक नहीं खरीद पाए। अब इससे बुरी दशा हम लोग की क्या हो सकती है। उसके बाद कहानी में अब ये होता है कि अब उसको बर्दाश्त नहीं होता है, इधर कुत्ता भी उसका थोड़ा वही स्थिति है। कुत्ते भी क्या करें, वो पता नहीं क्या उसको समझ में आता है, नीचे से कुत्ते को इस तरह से थोड़ा सा पीठ सहलाता है और उसको उठा करके अपने गोद में इस तरह से सुला लिया। कुत्ते को गोद में अपने सुला लिया। कुत्ते में से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, लेकिन उस समय समझ में नहीं आया। और वो दोनों जब एक दूसरे से मिले तो थोड़ा सा गर्मी का अनुभव हुआ, और जब गर्मी का अनुभव हुआ तो अब समझ लीजिए कि वो कुत्ता को तो ये लगा कि हम तो स्वर्ग में हैं, और हल्कू को भी कुछ आत्मीय सुख मिलने लगा। स्थिति ये बनी कि उसको आत्मीय सुख मिल रहा है और कुछ आनंद आ रहा है। मतलब कि वो इस समय वो ये नहीं सोच पा रहा है कि इसमें से कोई दुर्गंध आ रही है इस कुत्ते में से, वहाँ पे एक दोनों आनंद में जी रहे हैं। कुछ ही समय हुआ कि कुछ बाहर खुरखुर खुरखुर कुछ आवाज़ आई। कुत्ते हैं, उनको आवाज़ है, बस उसमें से एकदम एक चीज़ देखते हैं आप लोग, वो दौड़ा और भागा और भौंकते हुए आगे की तरफ भागा। आप लोग कभी देखते होंगे कि जो
गरीब लोगों की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? वो आपके बहुत ज़्यादा पैसे की नहीं, आपके वो प्रेम के भूखे होते हैं। आप कभी भी देखिए, वो आपके प्रेम के भूखे हैं। अगर आप प्रेम से उसके साथ मतलब उसके साथ आप कर सकते हैं कि उसका प्रेम से आप मतलब क्या कह सकते हैं उसको, प्रेम करते हो उसको प्यार से बुलाते हो, अगर उसके साथ आपका व्यवहार अच्छा है तो उसके बदले में वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब कि अगर आत्मीय रूप से अगर आप उसके साथ जुड़ जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये कहीं भी आप देख सकते हैं, स्थिति ये बन गई थी। हल्कू जो है, थोड़ा सा उसको प्रेम दिया, अपने गले से उसको लगाया, और गले से जब लगाता है तो देख रहा है कि वो एकदम पूरे जोश के साथ उसमें से कुत्ता निकला, कहा कि मेरा मालिक मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहा है, मुझे अपने गोद में सुला रहा है। और वो जाता है, दौड़ता है, उधर इधर उधर करता है, वो कितना भी पुचकारता है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन वो नहीं आता है, क्योंकि उसको तो एक एनर्जी मिली हुई है। एनर्जी इस पर मिली हुई है कि वो सोच रहा है कि हमारा मालिक इतना कर रहा है और हम उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए वो जानवर है, वो जानवर जब ऐसा सोच लगता है तो आदमी की तो बात ही छोड़िए। अब होता ये है कि वो फिर उसमें से बाहर निकलता है और अपने मुँह ये इसको स्तर को जो है अपना बंद करके इसको और बैठ जाता है इसमें करके। लेकिन ठंडी कहाँ जाने वाली है, ठंड वैसे थोड़ी कटेगी। उसके बाद आता है तो वो कुछ देर के बाद यही देखते हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पूरी तरह से अब हालत ख़राब हुई जा रही है, नींद की तो कहीं बात ही नहीं है। पास ही का एक बगीचा है, मौसम जो है पतझड़ का वाला है, उस समय कुछ पत्तियां गिरी हुई हैं। वो सोचा कि चलते हैं, कुछ पत्ते को बटोर करके और आग जलाते हैं, वहीं पे तापते हैं। तब तक जबरा आ जाता है, कहता है चल जबरा देखते हैं वहाँ पे जाने पे कहीं भूत ऊत तो ना हो, या कोई देखेगा तो कहेगा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है ये। खैर चलो कोई बात नहीं, या कोई जानवर ही हो, लेकिन चलो। आगे आगे जबरा चलता है, पीछे पीछे हल्कू चलते हैं। हल्कू नाम भर है उसका, है थोड़ा सा दिल डाल उसका, मतलब कि नाम उसके शरीर से मैच नहीं करता। वहाँ पे पहुँचते हैं, वो धीरे धीरे क्या करता है कि वहाँ से कुछ रहर के कुछ पौधों को उखाड़ता है, वहाँ से उनका एक झाड़ू बनाता है बांध करके, और जा करके, और वैसे भी कह रहा है कि सो नहीं रहे हैं तो चलो कम से कम कुछ गर्म ही हो जाए। और एक उपले का मतलब होता है गोईठा हमारे तरफ, उस पर थोड़ा सा आग ले लेता है वहाँ पे आग जलाने के लिए, और ले करके पहुँचता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो कुछ पत्तियों को बटोरता है, और बटोरने के बाद उसमें आग लगाता है। खोज रहा है कि जबरा कहाँ है, तो जबरा को देख रहा है कि उसको कहीं से हड्डी मिल रही है, उसी को वो अपना नोच रहा है, वो तो अपने में मगन है, और आग जला देता है वहाँ पे। जब आग जला देता है तो कहना क्या है, आग तापने लगता है वहाँ पे, गर्मी धीरे धीरे शरीर में आने लगती है। और जबरा से पूछ रहा है और जबरू ठंडी अभी भी लग रही है? वो ऊपर कूँ कूँ करके बताया कि अब क्या ठंडी लगती ही रहेगी, बहुत ठंडी लगी। आराम से वहाँ पे अब जबरा के साथ वो खेलने लगता है धीरे धीरे। अब देखिए एक समय था कि गाढ़े की चादर से भी ठंड नहीं जा रही थी। आग के समीप बैठ गया तो अब लपटें उसकी बहुत ऊपर जा रही थी। वो तो लग रहा था कुछ अंधेरे में वो खेल रहा है किसी नाव में बैठ कर के, इस तरह से लपटें ऊपर नीचे दिखता है। चारों तरफ से पेड़ रहे थे, पूरे अंधेरों में वो आग इस तरह से निकलता है। तो गजीब सा दृश्य होता है, आप लोग इसको कभी देखे होंगे या कभी सोच सकते हैं कैसा कैसा होता है, या कभी भी ये अपने आसपास कभी रात में जब आग जलता होगा तो आप लोग इसको अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस तरह की स्थिति थी। वो जबरा के साथ खेलने लगता है। जबरा के साथ खेलते खेलते वो कहता है कि चल देखता हूँ मैं इस आग को पूरी तरह से इस पार से उस पार तो चला जाएगा कि नहीं। जबरा तो मस्ती के मूड में है, सोच रहा है कि मालिक खुश तो हम क्यों नहीं। आता है और उधर से एकदम कर जाता है, कहता है देख लेना जल जाएगा तो मैं दवा नहीं कराने वाला हूँ, इसलिए सोच ले। अब जबरों को पता है वो क्या सोचेगा, क्यों नहीं कराओगे, देखता हूँ कैसे नहीं कराओगे। और वो जबरा सोच रहा है कि क्यों नहीं, मतलब कराने की इसमें बात क्या है, मैं तो खुद इसको उछल जाऊँगा। वो आता है उछलता है, कहता ना ये ठीक नहीं हो, फिर से एकदम टप जाता है पूरी तरह से ऊपर से। कहता है हाँ देख, धीरे धीरे अलाव कमज़ोर पड़ने लगता है। वो तो पत्तियाँ जलेंगी तो कमज़ोर पड़ेगा ही। वहीं पे वो बैठ जाता है
और बैठ जाता है तो वो जो चादर उसने, वो जो कपड़े भी खोल दिए थे उसने उस समय, अपने कपड़े भी खोल दिए थे, आराम से सोच रहा था कितना आग में मैंने भीतर अपने कर्णों के सर्दी मुझे नहीं लगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। धीरे धीरे वो अपना कपड़ा पहना, फिर चादर ओढ़ी, आग धीरे धीरे बुझने लगी थी। बुझने क्या लगी थी, जब हवा का एक झोंका आता था तो थोड़ा सा सुलग उठती थी, लेकिन वो धीरे धीरे कम पड़ने लगी थी। तब तक उसे क्या होता है कि कुछ जानवरों के आने की और चरने की आवाज़ सुनाई देती है। कुत्ता जो है उसका जबड़ा जो है तो दौड़ जाता है, वो भों 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 करने लगता है। इसके कान में ये आती है कि लगता है कि हमारे खेतों में जानवर चले गए हैं, लेकिन ये फिर सोचता है ना 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 ना, ये मेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं गए हैं। फिर उसको चरने की आवाज़, दौड़ने की आवाज़ आ रही है, कुत्ता उसका एकदम अपना जान दिए जा रहा है, भों भों कर रहा है। वो कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है मुझे तो। और वो ऐसा सोच रहा है कि वो ठंड में वो न जाना पड़े, वो अपने मन को बहलाने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन उसके कान में बात जा रही है कि उसके खेतों को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। कुछ नीलगायें आ गई हैं और उसके खेतों को बर्बाद कर रही हैं, खेतों को बर्बाद कर रही हैं, और चरने की भी आवाज़ आ रही है, क्योंकि रात है एकदम, मतलब कि पूरी तरह से एक सुनसान रात है, उसमें तो थोड़ी सी भी आवाज़ आती है तो समझ में आ जाती है। वो सोच रहा है कि ना, ऐसा नहीं है। जब उसको स्पष्ट कानों में बात आने लगी, कुत्ता तो उसका चारों तरफ से घूम घूम के भों 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 कर रहा है, उसको सुनाई पड़ रहा है। फिर सोचता है कि नहीं, चल करके देखो। जो ही वहाँ से उठता है, वहाँ पे आग के पास बैठा हुआ है, उठता है और जो 2-3 कदम आगे बढ़ता है, तो 2-3 कदम आगे बढ़ते ही स्थिति क्या होती है कि एक हवा का तेज ठंड वाला झोंका जब आता है तो पूरी तरह से फिर हो जाता है, फिर आकर अपनी जगह पे बैठ जाता है। मगर मतलब कि अकर्मण्य वाली स्थिति, अकर्मण्य एक शब्द आया है इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो अकर्मण्य वाली स्थिति आ गई है कि मतलब कि जाना चाहता है, लेकिन फिर कह रहा है कि छोड़ो, जाने दो, मन नहीं कर रहा है, छोड़ो, जो होगा वो देखा जाएगा। और आता है और फिर वहीं पे सो जाता है, मतलब वहीं पे चादर बिछा के, मतलब वो नहीं जा पाता है वहाँ पे, ठंड ने उसको इस तरह वहाँ पे दबा दिया है कि उसकी हिम्मत नहीं होती है कि ऊपर जाए वो। अब ये कहानी का लास्ट और तीसरा स्टेज, लास्ट स्टेज है, तीसरा स्टेज है। सुबह होती है, धूप निकल गई है, वहीं पे वो सोए हैं। पत्नी आकर के जगाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे सोए हुए हो आखिर, और वहाँ पे हमारे खेतों को सब जानवर चर करके बर्बाद कर दिए हैं, आखिर तुम्हारा यहाँ पे रात में सोने का फ़ायदा क्या हुआ। जगता है, कह रहा है कि यार तुम खेत से होके आ रही हो, तो हाँ मैं खेत ही से होके आ रही हूँ, खेत बर्बाद हो चुके हैं, आखिर रात रात भर तुम यहाँ पे आके सोते हो, इसका क्या फ़ायदा है। अब हल्कू को कुछ समझ में नहीं आया, वो एक झूठ बोला, कहा कि तुम्हें पता नहीं कि मेरे रात में मेरे कितना तेज पेट में दर्द हो गया था, मैं ही जानता हूँ, अब क्या कर सकता है। पत्नी से तो झूठ बोलना ही था, क्योंकि उसके दिमाग में अब कुछ और चलने लगा। धीरे धीरे वो लोग अपने खेत के पास जाते हैं, हल्कू देखता है वहाँ पे खेत पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जबरा उस मरैया में आराम से सोया हुआ, इस तरह से लगता है कि मर ही गया है, क्योंकि रात भर उसने काफ़ी मेहनत की थी। पत्नी ने कहा कि अब तो हम लोग को बर्बाद ही हो गए। इस समय इस बार फसल उसका काफ़ी अच्छा हुआ था, लेकिन अब क्या कर सकता है, बर्बाद तो हो गया। फिर पत्नी ने कहा कि अब क्या करेंगे, अब तो फिर से हम लोग को मजदूरी ही करनी पड़ेगी, बट हम लोग को मालगुजारी कैसे देंगे। कहा कि वो तो हम लोग कर लेंगे कैसे भी, छोड़ो, कम से कम रात को यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। इस बात में इतना दम है कि रात को सोना नहीं पड़ेगा, ये उस समय के किसानों की पूरी कहानी ही कह देती है कि किसान सोचता है कि कम से कम रात को सोने को मिल जाए तो दिन भर मजदूरी करके पेट पाल लेंगे, लेकिन वहाँ रात काटना बड़ी मुश्किल था। पूरी रात जाग कर और दिन भर मजदूरी करना ये उसके बस की बात नहीं थी। उसके दिमाग में अभी ये आया कि चलो मजदूरी करके कैसे भी ज़िंदगी काटेंगे अब, लेकिन इस ठिठुरन भरी रात में बिना कंबल के ये बड़ा मुश्किल है। तो उस समय के किसानों की ये माली हालत थी, दिन रात काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ भी नहीं कर लेना। अब सोचिए कि इस कहानी में उनके बच्चों को नहीं दर्शाया गया है, उनके कोई बच्चे नहीं,
एक पति और पत्नी है और एक उनका कुत्ता है। ये उस समय के माने ये 1921 में लिखी जा रही है और उस समय के पूरे परिप्रेक्ष्य को दर्शा देता है कि उस समय हमारे देश में क्या स्थिति रही होगी कि एक व्यक्ति गरीब था और इतना गरीब था कि वो एक कंबल तक नहीं खरीद सकता था 1 साल पैसे बटोरने के बाद। आज के गरीब और उस समय के गरीब में थोड़ा सा आप लोग तुलना करिए। मान लेते हैं कि हम लोग बहुत गरीब हैं और वो भी गरीब है। हमारी गरीबी ऐसी है और कैसी है और उनकी गरीबी कैसी है। मैंने एक बात बतानी छोड़ दी, उसमें एक जगह ये भी आया है उस कहानी में कि उसके पैर में जूते या चप्पल नहीं थे। हल्कू के पैर में जूते या चप्पल नहीं थे। अब सोचिए कि क्या स्थिति बनी होगी। तो यही कहानी है, हम इस कहानी को समाप्त करते हैं। आगे राष्ट्रवाद में हम लोग चलेंगे। अब एक किसान के बारे में आप लोग के दिमाग में एक बात बैठ गई होगी, तो आप लोग इस पूरे कहानी को सुनिए और उसके बाद एक इमेजिन करिए कि ये अब किस तरह से हम लोगों की फिल्म चल रही है। मैंने डायलॉग के माध्यम से बताया, आपने इमेजिन किया। अब ये कहानी जब आगे बढ़ेगी तो ये हल्कू भी आपके दिमाग में रहेगा, मुन्नी भी रहेगी और जबरा कुत्ता भी रहेगा। तब तक के लिए सबको बाय बाय। आप लोग मज़े लीजिए।